जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम एक शानदार वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलाम अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा अपने विनम्र और प्रेरक व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे। वह लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए एक महान रोल मॉडल और प्रेरणा थे। वह शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और इसे बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते थे। कलाम एक सच्चे देशभक्त थे जो अपने देश और इसके लोगों से गहरा प्रेम और लगाव रखते थे। विज्ञान में उनके योगदान और एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के प्रति उनके समर्पण ने भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महान हस्तियां हर रोज पैदा नहीं होती, वे 100 साल में एक बार जन्म लेती है और आने वाले सहस्राब्दियों तक उन्हें याद किया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही एक महान हस्ती है। उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम था, जो 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में पैदा हुए थे और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में उनका निधन हो गया। वह एक वैज्ञानिक थे जो बाद में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। उनकी माता असीम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज अमीर व्यापारी और जमींदार थे जिनके पास विशाल जमीन और संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ पंबन पुल के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को ले जाने और किराना सामान बेचने का उनका व्यापार भारी नुकसान में चला गया। नतीजतन कलाम का परिवार गरीब हो गया और जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष करता था। कम उम्र में ही कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। 1960 में स्नातक होने के बाद कलाम डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन के साथ हुई, लेकिन वे डीआरडीओ में अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। 1969 में उन्हें इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एसएलवी के परियोजना निदेशक बने। इस एसएलवी ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाओं का प्रबंधन किया। उन्होंने सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट का नेतृत्व किया। 1992 में कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और 1997 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद उन्हें सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया। 1998 में उन्होंने भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना प्रस्तुत की, जो उनके अनुसार भारत को 20 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक शानदार तरीका था।
इस योजना में उन्नत तकनीक को अपनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने और जनता की शिक्षा पर जोर देने के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति की परिकल्पना की गई थी। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) द्वारा उन्हें राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था और समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित किया गया था। उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि उन्होंने देश के लोगों के कल्याण के लिए अगणित कार्य किए थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहसी और दृढ़ निश्चयी नेता थे। वह कठिन और संवेदनशील निर्णय लेने में भी हिचकिचाते नहीं थे। पद का लाभ अधिनियम पर हस्ताक्षर करना उनके लिए सबसे कठिन निर्णयों में से एक था। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जैसे शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी उपस्थिति और ज्ञान से रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को मिटाना था। अब्दुल कलाम हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे, लेकिन देश के लिए उनके योगदान ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। अब्दुल कलाम शिलांग के IIM में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे। तभी बीच में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उसके बाद उनके शरीर को गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से वायुसेना के एक विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनके शरीर को फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढककर उनके गृह नगर ले जाया गया। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 35,000 लोगों ने भाग लिया और ऐसी महान आत्मा के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुमुखी व्यक्ति थे। वे महान राजनीतिक नेता, एक कुशल शिक्षक और एक प्रेरणादायक लेखक थे। उन्होंने देश के विकास के लिए एक उत्कृष्ट सपना देखा और युवाओं में क्रांति की क्षमता को पहचाना। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरक भाषणों और दूरदर्शी विचारों से कई छात्रों को प्रेरित किया। अब्दुल कलाम एक स्वर्णिम हृदय और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार प्राप्त किए और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1981 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में उन्हें फिर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। 2000 में उन्हें कला और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए शास्त्रा रामा अनुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंततः 2013 में उन्हें राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा वान ब्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।